गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम 50 नंबर का जो है 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स जो है इंटरमीडिएट कोर्स में आपके पेपर थर्ड में टैक्सेशन में यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो भी हम स्टार्ट करेंगे साथ के साथ, ताकि आपके डायरेक्ट टैक्स भी पैरेलल चलती रहे और इनडायरेक्ट टैक्स भी पैरेलल चलती रहे और आपका टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो अब हम इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप उससे पहले आपके मॉड्यूल में फर्स्ट पॉइंट साफ साफ इसमें आप जो देखेंगे इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में जो है प्रोफेशनल नॉलेज स्किल रिक्वायर्ड एट द इंटरमीडिएट लेवल, यानी अगर आप सी इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो ना आपको केवल थ्योरी नॉलेज ही नहीं चाहिए, आपको प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट है। यानी जो आपके केस स्टडीज आएंगी बाई चांस जो आती हैं एग्जाम में आपको केस लॉ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको माइंड में स्किल होना चाहिए, इतना स्किलफुल होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए ताकि आप ये जो प्रॉब्लम्स आए एग्जाम में रिलेटेड न्यूमेरिकल से रिलेटेड या थियोरेटिकल बेस पे आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट में जीएसटी इन इंडिया, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। हम स्टार्ट करेंगे 50 मार्क्स का एक टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्स में। वैसे आप फर्क पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स भी आपके साथ साथ चल रही है, उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ आप पहले डायरेक्ट टैक्स के स्टार्टिंग के 2 वीडियो देख लें, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएं। अब जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स आप बहुत बार पढ़ चुके हैं इस इंट्रोडक्शन में। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन आप कस्टमर पे शिफ्ट करते हैं, यानी आप कस्टमर से पैसा कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अब पहले तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में इंडिया में आया सर, उससे पहले हमें फ्रीडम हुए आज़ाद हुए तो बहुत साल हो चुके थे, मोर देन 65 ईयर आपको हो चुके थे। अब तो 75 ईयर हो चुके हैं, उस टाइम तो मोर देन 65 ईयर हो चुके थे। जीएसटी जो हमने अडॉप्ट किया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इतना लेट क्यों अडॉप्ट किया, क्वेश्चन यहाँ पे ही उठता है। जबकि फ्रांस एक पहले में 1954 में ही, अभी आप पढ़ेंगे आगे, फ्रांस में 1954 फ्रांस पहली कंट्री था जिसने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा दिया था 1954 में। वहाँ 1954 में लग चुका है, हमारे यहाँ 2017 में लगता है, और वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रियों में बहुत पहले लग चुका है। मोर देन 160 कंट्रीज़ हैं अब तो शायद 170 मोर देन है कि जहाँ पे जीएसटी अप्लाई हो चुका है। तो इतना लेट क्यों हुआ और ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जीएसटी से पहले कि उन टैक्सेस को हमें अबॉलिश करना पड़ा, हटाना पड़ा। ऑल्दो कुछ टैक्सेस अभी भी चल रहे हैं पर बहुत कम है, 95% टैक्सेस जो हैं वो अबॉलिश हो गए, उन्हें जीएसटी में ही मर्ज कर दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज में मर्ज कर दिया गया। तो पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब हम जीएसटी को आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी पुराने टैक्सेस में कि उन्हें हटाकर जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। हम इस एक एग्जांपल बनाएंगे, उस एग्जांपल को हम पुराने टैक्सेस के अकॉर्डिंग और नए टैक्सेस के अकॉर्डिंग समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कौन सा बेटर है। और वैसे आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा सिस्टम बेटर है। ऑब्वियसली जीएसटी बेटर है क्योंकि यही प्रेजेंट में चल रहा है। अगर हम पहले की बात करें, हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे ए और बी, ए ने बी को गुड्स बेचा सपोज 10,000 का गुड्स सोल्ड किया ए ने बी को। ए मैन्युफैक्चरर है तो पता ही मैन्युफैक्चर होता है पहला, फिर मैन्युफैक्चर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है और रिटेलर आगे कस्टमर को बेचता है। ये चेन होती है, यानी पहले जो बनाता है वो होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर आगे उससे रिटेलर को पास करेगा गुड्स को, और रिटेलर जो शॉपकीपर्स होते हैं फिर वो कस्टमर को बेचते हैं। जनरली मैन्युफैक्चर सीधे कस्टमर को सामान नहीं बेचते हैं। तो ए मैन्युफैक्चर मान रहे हैं हम यहाँ पे, ए मैन्युफैक्चरर है, उसने बी को सामान बेचा होलसेलर को, 10,000 रुपीज़ की वैल्यू है। ये गुड्स की बात, कोई भी गुड्स आप मान सकते हैं, क्लॉथिंग, किसी भी तरह का यूटेंसिल मान सकते हैं, कुछ भी आप इसे अज्यूम कर सकते हैं, कोई गुड्स है जो ए ने बी को सेल किया है। अब पहले क्या होता था, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाती थी और एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी मैन्युफैक्चर को। अगर आप मैन्युफैक्चर हैं, आप कोई मैन्युफैक्चर करके गुड्स आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। और एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, इसे बोलते थे उत्पादन शुल्क, हिंदी में बोले तो उत्पादन या प्रोडक्शन, इंग्लिश में प्रोडक्शन ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी आप बोलते थे। तो ये मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर क्या देगा, एक्साइज ड्यूटी देगा, और एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी।
सपोज अपन एज्यूम कर रहे रेट 10% है, तो ये 1000 हुआ, ये हो गया 11,000। यानी ए क्या करेगा, 10,000 तो गुड्स की वैल्यू कलेक्ट करेगा बी से, 1000 टैक्स का, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी प्रोडक्शन पर। और जैसे आप फैक्ट्री से बाहर अपना सामान रिमूव करते थे सप्लाई के लिए, बेचने के लिए, आपको एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी होती थी। और एक्साइज ड्यूटी कौन लेगा, केवल मैन्युफैक्चरर लेता था और से परचेजर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता था। तो बी से ही ये 1000 रुपये का टैक्स भी कलेक्ट करेगा 1000 का। तो 10,000 गुड्स की वैल्यू प्लस 1000 एक्साइज ड्यूटी, टोटल 11,000 ये बी से कलेक्ट करेगा। और बी को यहाँ पे गुड्स 11,000 पे करके गुड्स परचेज कर लेगा बी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसी में एक बार आगे बढ़ते हैं। अब सेल्स टैक्स भी देना पड़ता था आपको। सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी और बेचने पे कलेक्ट करती थी। एक्साइज ड्यूटी तो प्रोडक्शन पे कलेक्ट करती थी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोडक्शन किया है तो जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकालेंगे, चाहे आप शोरूम में ले जाने के लिए निकाल रहे हो, चाहे कुछ भी करने के लिए निकाल रहे हो, आपको एक्साइज ड्यूटी तो देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिना एक्साइज ड्यूटी दिए आप रिमूवल नहीं कर सकते फैक्ट्री से बाहर, यानी प्रोडक्शन एरिया से बाहर। एक्साइज ड्यूटी देने के बाद ही आप प्रोडक्शन एरिया से बाहर गुड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जब आप बी को बेच रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्या लेती थी, सेल्स टैक्स भी लेती थी। स्टेट गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू चाहिए, तो वो आपसे प्रोडक्ट पे क्या चार्ज करती थी, सेल्स टैक्स। इसे आप वैट भी बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, शॉर्ट में वैट बोलते हैं। सेल्स टैक्स सपोज इसकी रेट भी अपन 10% एज्यूम कर लेते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी बेचने को, सामान भी तो बिक रहा है ना, बी को आप बेच रहे हैं तो सेल्स टैक्स भी देना होगा। तो मैन्युफैक्चर है तो फिर एक्साइज ड्यूटी भी देनी होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती थी। और सेल्स टैक्स और वैट किसको देना होता था, स्टेट गवर्नमेंट को, और बेचने पे देना होगा। तो शोरूम पे जब सामान आया, आप उसे बी को बेच रहे हैं तो बी से आप 10% टैक्स भी लेंगे। तो 11,000 का गुड्स की वैल्यू है, इस पर 10% 1100, और टोटल ये 12,100 का सामान होगा। और ये बी पे करेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी 12,100 रुपीज़ ए को पे करेगा यहाँ पर। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले ये मैन्युफैक्चर है, वो बी को सामान बेच रहा है, रिमूव करेगा फैक्ट्री से बाहर तो एक्साइज ड्यूटी देता था। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी। फिर उसके बाद आप बेच रहे हैं, आप सेलर भी हैं, सप्लाई भी कर रहे हैं, सामान बेच भी रहे हैं, तो सेल्स टैक्स या वैट, वैल्यू एडेड टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती थी गुड्स पे। सपोज 10% लेके टोटल बिल इतने का बनाएगा वो बी को, और बी को सामान बेच देगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, साफ साफ देखते ही पता चल रहा है। सर ये जो 11,000 है ना, इसमें टैक्स एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू इंक्लूड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1000 रुपये इसमें इंक्लूड है, 11,000 में टैक्स इंक्लूड है। अब आप जब दोबारा टैक्स लगा रहे हैं सेल्स टैक्स देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, वैट देने के लिए, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स एक ही बात है, तो ये आप 11,000 पे कैलकुलेट कर रहे हैं सर। तो 11,000 में तो ऑलरेडी 1000 रुपये टैक्स की वैल्यू इंक्लूड है, फिर आपने दोबारा इस 11,000 पे टैक्स लगाया, तो टैक्स पे क्या लग गया यहाँ पर, टैक्स, इसे बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर टैक्स लग रहा है, जिसे आप लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। अगर टैक्स पे टैक्स लगता है तो ये गलत है, इसे कास्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स का बर्डन बोला जाता है, और ये गलत है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गलत हो रहा था, टैक्स पे टैक्स लग रहा था। इसलिए भी जीएसटी किसी ऐसे सिस्टम को आना जरूरी था जो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अभी आप पढ़ेंगे जीएसटी में अब टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये गलत होता था क्योंकि आप टैक्स के अमाउंट पे भी टैक्स ले रहे हैं। हाँ, गुड्स पे लीजिए टैक्स, मना नहीं कर रहे, पर आप तो टैक्स जोड़ के फिर दोबारा टैक्स लगा रहे हैं, तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है, जिसे आप कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में, डबल टैक्सेशन बोल सकते हैं आप इसको। ये गलत हो रहा था। अब इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू हम करते हैं। अब बी आगे बेच रहा है सी कोई प्रोडक्ट, सपोज बी आगे बेच रहा है सी कोई प्रोडक्ट, कितने का बी पेमेंट कितने करके आया, 12,100 रुपीज़ का पेमेंट करके आया। तो पहले प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा। जब कोई पर्सन किसी से गुड्स परचेज करता है, उसके बाद परचेज कॉस्ट पे अपना प्रॉफिट ऐड करता है, फिर वो गुड्स आगे बेचता है। पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कह रखा था कि जब तुम कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, खरीदने पे जो पेमेंट आपने किया, उस कॉस्ट में आपने जो सेल्स टैक्स दिया, सेल्स टैक्स जो वैट का पेमेंट किया, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। कॉस्ट का मतलब आप समझते हैं, किसी गुड्स को एक्वायर करने पर, किसी सर्विस को रेंडर करने पर आपको जो आउटफ्लो होता है, जो पैसा आपके पास से लगता है, जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने लेबर को पेमेंट किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपका खर्चा लगा किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने पर या गुड्स को बेचने पर या किसी सर्विस को देने में, आप उसे कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट में जब तुम कॉस्ट निकालोगे, तो ये जो खरीदने पे तुमने सेल्स टैक्स दिया, जिसे वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स,
टैक्स वो कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। तो बी ने बोला ठीक है मैं नहीं करूँगा ऐड, तो आप 1100 हटा देंगे। कॉस्ट कितनी मानेगा बी? अपनी 11,000 ही मानेगा। अब इसका क्या होगा 1100 का ही अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप एक बार समझ लें कि टैक्स जब कॉस्ट कैलकुलेट करेगा बी अपने प्रोडक्ट की, तो खरीदने पे जो उसने वैट दिया, सेल्स टैक्स दिया, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेगा। 11,000 कॉस्ट हो गई, प्लस इसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। सपोज हम प्रॉफिट मानते हैं उसका 4,000। अब 15,000 में वो सी को सेल करेगा, यहाँ पर ये सी को बेचेगा। 11,000 तो कॉस्ट हो गई और 4,000 प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट में मैं बार बार बोल रहा हूँ, खरीदने पे जो वैट देते थे पहले वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता था, तो ये 1100 आप हटाएंगे। वैसे तो इसने 12,100 रुपीज़ पे किए हैं बी ने, पर वो कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेगा, वैट को उसे हटा के कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, गेन जोड़ेगा और आगे बेचेगा। अब बी भी क्या बन रहा है? सेलर। तो जब सेलर आप बन रहे हैं तो मैन्युफैक्चर तो है नहीं बी, यहाँ पर बना तो नहीं रहा प्रोडक्ट, बना बनाया खरीद के आगे बेच रहा है, तो इसे एक्साइज ड्यूटी तो नहीं देनी। एक्साइज ड्यूटी केवल किससे देनी पड़ती थी? मैन्युफैक्चर को, जो पहले बनाता है फिर आगे बेचता है। तो फिर आपको मैन्युफैक्चर थे तो आपको एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स दोनों देने पड़ते थे, क्योंकि आप बना भी रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी भी देनी होगी, और सेलर भी हैं बेच भी रहे हैं तो सेल्स टैक्स भी देना होता है, जैसे वैट बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। पर बी तो यहाँ बना बनाया खरीद के आगे बेच रहा है, तो बी मैन्युफैक्चर नहीं है, तो बी किसी तरह की एक्साइज ड्यूटी तो नहीं देता था। हाँ, सेल्स टैक्स तो देना होगा, जैसे वैट बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। सपोज वो 10% रेट हम अज्यूम कर लेते हैं, तो सी से कलेक्ट करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स था ये, वैट इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करेगा। तो 15,000 तो अपनी गुड्स की वैल्यू लेगा विद प्रॉफिट, प्लस 1,500 टैक्स लेगा, और 16,500 में सी को सेल करेगा, यानी सी से पैसा लेगा, अमाउंट कलेक्ट करेगा 16,500, जिसमें से 1,500 जगह तो टैक्स की वैल्यू है और 15,000 गुड्स की वैल्यू है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टैक्स कितना जाएगा गवर्नमेंट को उसकी। ये तो एग्जाम्पल हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंचे। गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करती थी, एक है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। पहले हम बात करते हैं ए की। ए मैन्युफैक्चर था, इसने एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की थी 1,000 रुपीज़ की, और एक्साइज ड्यूटी कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ए क्या करेगा? 1,000 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। ए ने सेल्स टैक्स भी कलेक्ट किया था 1100 का, जिसे वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। ये कौन से, जिस स्टेट में बेचा है, राजस्थान में बेचा है तो राजस्थान गवर्नमेंट को देगा ये सामान टैक्स 1100, ये स्टेट गवर्नमेंट को गया, ये ए ने पे किया। अब बी की बात करते हैं। बी भी सेलर था, बेच रहा था। बी ने कोई एक्साइज ड्यूटी तो देनी नहीं थी, क्योंकि बी मैन्युफैक्चर था ही नहीं, तो बी किसी तरह की एक्साइज ड्यूटी नहीं देगा, मैन्युफैक्चर को देनी पड़ती थी एक्साइज ड्यूटी। हाँ, सेल्स टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि बी आगे सी को सामान बेच रहा था, तो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा, और इसने 1,500 सी से कलेक्ट किया था, तो बी ने 1,500 कलेक्ट किया था सी से, वो देगा। अब यहाँ बी ऑब्जेक्शन बोलेगा बी क्या ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा? क्या बोलेगा बी कि मैंने सी से कलेक्ट किए 1,500, ठीक है, वो तो देने हैं स्टेट गवर्नमेंट को, पर मैंने खरीदने पे ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पे 1,100 रुपये दिए हैं, और आपने इस 1,100 को मुझे यहाँ पे ऐड ही नहीं करने दिया, क्योंकि मैं पेमेंट तो 12,100 रुपीज़ का करके आया था, पर आपने मुझे मना कर दिया, नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि तुम ये नहीं जोड़ोगे वैट, तो मैंने नहीं जोड़े, तो बिना जोड़े मैंने सी को सामान बेचा, तो मैंने तो अपनी जेब से लग गए ना 1,100 रुपये। बी बोलेगा मेरे पास से चले गए 1,100, जबकि आप तो क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किस पे डालोगे तुम? कस्टमर पे। तो 1,100 रुपये तो मेरी जेब से लग गए, क्योंकि मैंने सी से कलेक्ट ही नहीं किए। भाई अगर बर्डन डाल सकता हूँ मैं, तो इस 1,100 को मैं यहाँ पे ऐड करता प्रोडक्ट की वैल्यू में। बिजनेसमैन क्या करता है? सारे टैक्स को प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड करता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, फिर वो आपको बेच के पैसा रिकवर करके गवर्नमेंट को जमा कराता है। पर यहाँ तो आपने ऐड ही नहीं करनी थी 1,100, और मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर दी, जबकि मैं 12,100 रुपीज़ पे करके आया था, तो ये 1,100 रुपये तो मेरी जेब से लग गए। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला तुम यहाँ सही कह रहे हो, पर ऐसा करो कि तुमने 1,100 रुपये तो पहले ही दे दिए ना हमें, इस प्रोडक्ट पे तुम पहले ही पे कर चुके, तो जो तुमने कलेक्ट किया है टैक्स,
उसमें से 1100 जो पहले तुम दे चुके से डिडक्ट कर दो और रिमेनिंग अमाउंट हमें जमा करा दो। तो अब बी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि सी से तो नहीं लेने हैं उसको, पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऐसा करो तो हमारी रेवेन्यू कम कर दो, हमें जो तुम्हें देने हैं ना 1500 रुपये, उसमें से तुम इस प्रोडक्ट पे तो देने हैं तुम्हें 1500 रुपये जो तुमने बेचा, और ऑलरेडी तुम इस प्रोडक्ट पे पहले ही 1100 रुपये किसी को दे के आ चुके हो, तो तुम इसे लेस कर दो और रिमेनिंग अमाउंट जो बचा 400 वो हमें पे कर दो। तो बी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1500 से सी से कलेक्ट किए, 1100 पहले ही पे कर चुका था, तो 400 नेट करके इसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेट ऑफ करना, यानी जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, लॉ की लैंग्वेज में अब आप समझ लें, जो टैक्स आप बेचने पे, प्रोडक्ट बेचने पे कलेक्ट करते हैं, इसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में। टैक्स में से क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स। जो आपने बेचने पे कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स हुआ। जो आप खरीदने पे देके आ रहे हैं इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो खरीदने पे देके आ रहे हैं, आउटपुट में से आप इनपुट टैक्स को डिडक्ट करेंगे और नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को पे करेंगे। जीएसटी में भी यही सिस्टम फॉलो किया गया है, यानी जो ये बताया आपको वैट में, वैल्यू एडेड टैक्स में जो था, वही सेम सिस्टम जीएसटी में अडॉप्ट किया गया है। यानी आउटपुट टैक्स निकालिए, जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया उसे बोलेंगे आउटपुट टैक्स, जो खरीदने पे आपने पे किया उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट होगा और नेट अमाउंट गवर्नमेंट को जमा होगा। क्लियर। अब नेट अगर हम निकालें तो ए का टोटल आया 1000 रुपीज, गवर्नमेंट को ए देगा। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कितने रुपए मिलेंगे, टोटल 1100, 400, 1500, और टोटल जो गवर्नमेंट को कलेक्शन हुआ 2500 का हुआ। ये पुरानी टैक्सेस थे, पहले ऐसा होता था। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना या इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। ये इनपुट टैक्स है जो खरीदने पे दिया, आप इसे आउटपुट में से डिडक्ट करते हैं, तो इसे सेट ऑफ भी बोलते हैं कई लोग। और जनरली इसे क्या बोला जाता है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। आप क्रेडिट ले रहे हैं, घटा रहे हैं और गवर्नमेंट को नेट अमाउंट पे कर रहे हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को जीएसटी में सॉल्व करेंगे कि जीएसटी आने से इस एग्जाम्पल में क्या चेंजेस आए, गवर्नमेंट को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो हम देखेंगे। इसी एग्जाम्पल को हम जीएसटी से कर रहे हैं। अब सेम एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है। ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा 10,000 का, अमाउंट 10,000 है, गुड्स की वैल्यू। ए मैन्युफैक्चर है, इसने बनाया पहले प्रोडक्ट, फिर बी होलसेलर को आगे बेच रहा है सामान, होलसेलर रिटेलर को आगे बेच रहा है 10,000 में। अब पहले तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, पर जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी हट चुकी है। ऑल दो पूरी तरीके से नहीं हटी है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। कुछ प्रोडक्ट पर अभी भी जीएसटी नहीं लगता, बहुत फ्यू एक्सेप्शन है, यानी 99% पे तो जीएसटी लगता है, पर अभी भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। तो जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते उन पे तो पुराने टैक्स ही लगेंगे अभी, यानी एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स, वैट। पर जो जीएसटी के दायरे में आ गए उन पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। अब क्वेश्चन उठता है कि उन गुड्स को क्यों छोड़ा गया, क्यों ऐसा हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो आगे का टॉपिक है। अभी तो आप समझ लें कि एक्साइज ड्यूटी मर्ज हो चुकी है जीएसटी में, तो अब एक्साइज ड्यूटी तो लगेगी नहीं। अब सीधे क्या लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाफ लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी आप पढ़ेंगे हाफ और हाफ लेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सपोज 10% रेट है, ऑल दो 10% कोई रेट नहीं, पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10% रेट है प्रोडक्ट पर। इसका 5% सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। 10,000 का 5% निकालेंगे तो 500 ही आएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल 5% जाएगा, आधा आधा अलग मिलेगा दोनों गवर्नमेंट को 500। टोटल 10% 1000 हुआ और बिल बना के दिया जाएगा 11,000 का, यानी बी पे करेगा 11,000 ए को। ए बेच रहा है तो ए कलेक्ट करेगा, सेलर ही कलेक्ट करता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये सेलर है, ये बायर है, तो बायर से कलेक्ट करेगा, कस्टमर से, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये तो गुड्स की वैल्यू है, ये टैक्स की वैल्यू होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पर जो रेट है उसका हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट को जाएगा, हाफ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। 5% 10% टोटल रेट है इसका 5% और इसी का 5% ही 11,000 बी ने पे कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बी सेम वही बात जो वैट में आपको पढ़ाई थी। गवर्नमेंट ने बोला कि जो खरीदने पे टैक्स तुम दे के आ रहे हो ना, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे, वो तुम्हारा खर्चा नहीं माना जाएगा। वैसे खर्चा तो बी का 11,000 हुआ ना, प्रोडक्ट तो 11,000 का ही पड़ा भाई। आप खरीदने गए मार्केट में, आपने गुड्स की वैल्यू दी, टैक्स की वैल्यू दी, तो आपको तो 11 का पड़ा वो प्रोडक्ट। पर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, जो खरीदने पे जो तुम टैक्स दे रहे हो, जिसे आप इनपुट टैक्स बोलते हैं, खरीदने पे जो हम टैक्स देते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं, और इनपुट टैक्स को तुम कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे। तो ठीक है, नहीं जोड़ेंगे, तो कितना आया, 10,000 आया।
अब बी आगे बेचेगा तो इसमें प्रॉफिट ऐड करेगा, वही एग्जांपल है सेम, प्रॉफिट वही 4000 बी का जो पहले ऐड कर रहा था वो वापस में आप 4000 एज्यूम कर रहे हैं, टोटल 14000 हुआ। अब बी सेलर है तो सी को बेच रहा है, बी टू सी की बात हो रही है, अब सी को बेच तो बी भी जीएसटी कलेक्ट करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्ट करेगा बी, कोई सेलर है तो सेलर बायर से कलेक्ट करके ही तो गवर्नमेंट को देगा, इनडायरेक्ट टैक्स है तो यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट करेगा, वही हाफ रेट 10% ही एज्यूम कर रहे हैं रेट। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को 10% का हाफ कर देंगे तो 5% आएगा, तो 14,000 का अब 5% निकालेंगे 700 और 700, राइट। कैलकुलेटर की वैसे ज़रूरत नहीं थी पर अब आदत पड़ जाती है कैलकुलेटर यूज़ करने की, काफ़ी साल हो गए। वैसे सीधे पता चल रहा था कि 10% 1400 आएगा और हाफ ऑफ 700 हो जाएगा। टोटल ये जो बिल बन जाएगा 15,400 का बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी बी जो सी से पैसे कलेक्ट करेगा वो 15,400 कलेक्ट करेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। तो अब ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब गवर्नमेंट के पास कितना पहुँचा वो चेक करते हैं। एक है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। तो ए की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ए ने बेचा था सामान, ए ने बी से कलेक्ट किया था 500 का टैक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और एसजीएसटी होता 500 स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, माइनस इनपुट टैक्स। अगर खरीदने पे कोई टैक्स दिया है इन्हें तो लेस होगा, था ही नहीं क्वेश्चन में डिटेल कि इन्हें कोई टैक्स दिया है इन गुड्स को खरीदने पे तो डैश हो जाएगा, यानी ए 500 तो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 500 देगा स्टेट गवर्नमेंट को। ये ए की लायबिलिटी आ गई टोटल 1000 रुपीज़। सेम बी की ऐसे निकालेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, बी ने सी से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 700 कलेक्ट किए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 700 कलेक्ट किए, तो 700 सेम वही चीज़। बी खरीदने पे पहले ही टैक्स दे के आ चुका है इस प्रोडक्ट पर, ए से खरीद के लाया था तो खरीदने पे जो टैक्स दिया था इनपुट टैक्स 500 एंड 1000 रुपीज़ वो डिडक्ट होगा। आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं, इसे सेट ऑफ करना भी बोलते हैं और आईटीसी इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी लेना बोलते हैं। 500 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और ये 500 ये 200 स्टेट गवर्नमेंट को देगा, टोटल 400, यानी टोटल ए तो देगा 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट को और बी देगा 400, टोटल गवर्नमेंट के पास जाएंगे 1400। और ये हमेशा मैच होनी चाहिए, किससे मैच होनी चाहिए, जो लास्ट कस्टमर है, जो उस प्रोडक्ट का लास्ट कस्टमर है उससे आपने जितना टोटल टैक्स लिया वही गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए। देखिए मैच हो रहा है, लास्ट कस्टमर कौन था, सी, बी ने सी को बेचा था तो सी से टोटल 1400 का टैक्स लिया और गवर्नमेंट के पास भी 1400 का ही टैक्स पहुंच रहा है, तो ये हमेशा मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रहा है इट मीन्स आप कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती कर रहे हैं, ये हमेशा क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए। जो एंड कंज्यूमर से जो आप फाइनल जो एंड कंज्यूमर है जो आगे नहीं बेचेगा घर पे यूज़ करेगा, मतलब जो एंड कंज्यूमर है आप उससे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उतना ही कुल मिला के गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, तो ये मैच होना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्वेश्चन में। तो अब देखिए 1400 का टैक्स गवर्नमेंट को गया और गुड्स की वैल्यू कितनी है 1500। अब अगर हम लास्ट जो हमने पुराने टैक्सेस में समझा था अगर हम वो देखें, पुरानी टैक्सेस में गुड्स की वैल्यू सी को जो कस्टमर था वो 16,500 हो रही थी और गवर्नमेंट को जो टैक्स पहुंच रहा था कुल मिला के 2,500 पहुंच रहा था। यानी जीएसटी आने से पहले सेम प्रोडक्ट था वो 16,500 का पड़ता था कस्टमर को, जो आज 15,400 का पड़ रहा है, यानी 900 रुपीज़ सेव हो रहे हैं यहाँ पे, किसके, कस्टमर, यानी कस्टमर को फ़ायदा हुआ है। ये तो साफ साफ दिख रहा है जीएसटी आने से कस्टमर को तो फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो सेम प्रोडक्ट था, सेम लिया मैंने एग्जांपल आपके सामने, सेम रेट अज्यूम की, जो सेम प्रोडक्ट है उसी को कस्टमर को बेच रहे हैं आज तो 15,400 का पड़ रहा है सी, यानी कस्टमर को, फाइनल कस्टमर को, और पहले वही प्रोडक्ट 16,500 का पड़ता था, यानी कस्टमर के 900 रुपये बच रहे हैं, यानी जीएसटी आने से कस्टमर को फ़ायदा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को देखिए पहले 2500 टैक्स कलेक्ट हो रहा था जब एक्साइज ड्यूटी थी, जब 2500 कलेक्ट हो रहा था, आज केवल 1400 ही कलेक्ट हो रहे हैं। अभी हमने जीएसटी सॉल्व किया ना, टोटल ए और बी ने मिला के 1400 दिया, तो आज तो गवर्नमेंट को 1400 मिल रहे हैं, पहले तो 2500 मिलते थे। 900 रुपये का, 900 रुपीज़ का गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है जीएसटी के आने से। अभी इसमें इस एग्जाम्पल से ऐसा लग रहा है भाई कस्टमर को तो फ़ायदा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है।
गवर्नमेंट को नुकसान हुए, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो गई। पहले टैक्स से 2500 रुपीज़ कलेक्ट होते थे, आज टैक्स से केवल 1400 रुपीज़ ही कलेक्ट होने, गवर्नमेंट को तो नुकसान हुआ है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। यहाँ पे बिजनेसमैन ए और बी, तो ए और बी के लिए तो कोई बात है ही नहीं। बी पहले भी 4000 का प्रॉफिट कमा रहा था, आज भी 4000 का ही कमा रहा है। एग्जांपल मैंने सेम ही लिया। ए पहले भी 10,000 का बेच रहा था, यानी इससे प्रॉफिट जोड़ के बेचा होगा, और आज भी 10 का ही बेच रहा है। तो बिजनेसमैन के लिए तो न्यूट्रल है, बिजनेसमैन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन तो किस पे जाना है? कस्टमर से। टैक्स ज़्यादा लोगे तब भी वो कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा, टैक्स कम लोगे तब भी वो कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। यानी बिजनेसमैन तो न्यूट्रल है, बिजनेसमैन के लिए तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। जो वो पहले कमा रहा था आज भी कमा रहा है। हाँ, कस्टमर को फायदा हुआ है, गुड्स की वैल्यू कम हुई है, टैक्स कम लगने से कस्टमर को फायदा हुआ, गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। फिर भी जीएसटी लेके आई गवर्नमेंट, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे जीएसटी आने से रेवेन्यू बढ़ी है, क्योंकि बिजनेसमैन नहीं चाहते थे जीएसटी। बहुत इंटरेस्टिंग बात देखिए, बिजनेसमैन नहीं चाहते थे कोई भी, जनरली ज़्यादातर बिजनेसमैन ये नहीं फेवर में नहीं थे कि जीएसटी आए। अब क्वेश्चन उठता है वो क्यों नहीं चाहते थे? वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि चोरी पहले इजी था करना, टैक्स की चोरी करना बहुत आसान था, क्योंकि डिपार्टमेंट लिंक नहीं था, ऑनलाइन नहीं थे ज़्यादातर चीज़ें, चोरी हो जाती थी आसानी से, जो अब नहीं हो पाएगी। मतलब सर समझ में तो अभी भी नहीं आया, समझते हैं इसको हम डिटेल में कि बिजनेसमैन क्यों नहीं चाहते थे जीएसटी, जबकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। फर्क तो किसको पड़ रहा है? गवर्नमेंट को मना करना चाहिए जीएसटी लाने से, और गवर्नमेंट तो ला रही है। और कस्टमर को तो चलो फायदा हो रहा है, कस्टमर का तो कोई लिंक भी नहीं था, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कानून लाना न लाना, पर बिजनेसमैन मना कर रहे थे कि नहीं आना चाहिए कानून। पर वो ऐसा क्यों कर रहे थे, इसे भी हम समझ लेते हैं शॉर्ट में। अभी आपने पढ़ा कि खरीदने पे जो टैक्स देते हैं, परचेज पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, परचेज पे जो आप टैक्स पे कर रहे हैं उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। जो खरीदने पे बेचने पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो परचेज पे कर रहे हैं इनपुट टैक्स, बेचने पे जो कलेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट टैक्स। अब मान लीजिए जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं, पहले जीएसटी आने से पहले की बात करते हैं। ए ने बी से वैट कलेक्ट किया, पहले वैल्यू एडेड टैक्स, वैट पहले वैट लगता था या सेल्स टैक्स बोल दें। ए ने कलेक्ट किया 1000 रुपीज़ का, तो ए के लिए तो प्लस, इसके पास पैसा आया ये देगा, और बी के लिए माइनस हुआ, राइट, माइनस हुआ। ले लिया ए ने टैक्स, बी को तो देना पड़ा क्योंकि कस्टमर है, ए ने कलेक्ट करके। अभी जो टैक्स कलेक्ट किया है ये किसे देना है? ए को, स्टेट गवर्नमेंट को देना है, स्टेट गवर्नमेंट को जमा कराना है। और बी क्या करेगा आगे, जब ये सी को बेचेगा सामान, सपोज सी को बेच रहा है बी और 1500 का टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो 1500 तो आउटपुट टैक्स हुआ, जो बी ने बेचने पे कलेक्ट करा सी से, आउटपुट टैक्स। जो खरीदने पे दे के आया था ए को इनपुट टैक्स, और बी गवर्नमेंट को कितने देगा? 500 रुपीज़ देगा। क्लियर? यहाँ तक तो बहुत ईजी है, समझ में ही वही है जो आप पढ़ चुके हैं। 1000 रुपीज़ ये पहले ए ने बी से कलेक्ट किए सेल करने पे, फिर बी ने वो प्रोडक्ट आगे बेचा तो सी से कलेक्ट किए 1500, और नेट अमाउंट घटा दिया, इनपुट टैक्स घटा दिया जो खरीदने पे दे के आया था, आउटपुट माइनस इनपुट, नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पहुंचा। यानी गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचेगा? ए 1000 रुपीज़ देगा, बी 500 देगा, नेट 1500, ऐसे ही तो होगा। अब क्या किया, ए ने टैक्स तो लिया पर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। पहले ऐसा बहुत होता था, ए ने टैक्स लिया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि बी फोन करके थोड़ी पूछेगा भैया तूने मेरे से वो टैक्स लिया था, जमा कराया नहीं कराया। तो ए ने ले तो लिया पर वो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। अब पता कैसे, अब नहीं कराया तो पता कैसे चलेगा? वो तो जब रेट पड़ेगी कि यहाँ या कार्रवाई होगी, कोई इन्फॉर्म करेगा तभी तो पता चलेगा कि ए टैक्स तो ले रहा है पब्लिक से पर गवर्नमेंट को तो जमा नहीं करा रहा। सपना तो आएगा नहीं, या तो कोई बताए या गवर्नमेंट रेट डाले। रेट डालती है ना इनकम टैक्स वाले या जीएसटी वाले, रेट डालते हैं, उन्हें डाउट होता है कि भैया इनकम ज़्यादा है पर टैक्स नहीं दे रहा है बंदा। तो पहले ऐसा बहुत होता था। और बी तो जमा करा रहा है, बी ने तो 500 रुपये दे दिए, पर ये दोनों की इंफॉर्मेशन आपस में लिंक नहीं थी। यानी गवर्नमेंट ने, हाँ अगर गवर्नमेंट ये कहती कि भैया बी तुम्हें ये 1000 रुपये का क्रेडिट तभी मिलेगा जब ए जमा कराएगा गवर्नमेंट को, ए जब 1000 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा बी से जो लिए थे, तो बी क्या करेगा, जो सी से उसने कलेक्ट किया उसमें से 1000 रुपये लेस करके गवर्नमेंट को 500 रुपये देगा। यानी बी पहले ये कंफर्म करे कि जो 1000 रुपये दे के आया है ना वो ए को, वो उसे जमा कराए हैं या नहीं कराए हैं। तो अब बी कैसे कंफर्म करेगा? बार बार डेली फ़ोन करता रहेगा वो ए को, अरे भाई तूने वो टैक्स लिया था, जमा कराया नहीं कराया? ए बोलेगा कराऊंगा,
फिर वापस फ़ोन करेगा कराऊंगा, तीसरी बार फ़ोन ही उठाना बंद कर देगा, फिर जाना पड़ेगा, पेट्रोल लगाना पड़ेगा, मान लो दूसरा शहर है तो ऐसा। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि बी बार बार फ़ोन करे कि भैया तुमने टैक्स जो मुझसे लिया वो जमा कराया नहीं कराया। तो ये ऐसा नहीं था। बी अज्यूम करता था कि हाँ दे ही दिया होगा और वो लेस करके गवर्नमेंट को पे कर देता था। तो अब मान लो दिया ही नहीं होता था तो एक को फ़ायदा हो जाता था, क्योंकि क्रॉस चेक करने वाला कोई था ही नहीं ना। अब जीएसटी में क्या किया गवर्नमेंट ने, ऑनलाइन कर दिया पूरा यानी सब कुछ ऑनलाइन है। पहले काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी, अब सब कुछ ऑनलाइन है। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, सेम एग्जांपल है आपके सामने। गवर्नमेंट ने बोला ए और बी, ए ने जो टैक्स कलेक्ट किया बी से 1000 रुपये, ये गवर्नमेंट को जब पहुंचेगा, गवर्नमेंट को जब देगा, तभी बी इस जो 1500 रुपये इसने सी से लिए उसमें 1000 रुपीज़ घटा के गवर्नमेंट को 500 रुपये देगा। अब ये पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा जैसे ए गवर्नमेंट को जमा कराएगा, बी जब अपना अकाउंट लॉगिन करेगा, अकाउंट होगा दोनों का, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे फेसबुक की बात करें, कोई फेसबुक में आपकी पिक को लाइक करता है तो आपको पता चल जाता है उसकी नोटिफिकेशन में कि आपकी पिक को इस बंदे ने लाइक किया। सेम एग्जाम यहाँ पर होगा कि ए जैसे ही गवर्नमेंट को देगा 1000 रुपये, अब बी जब अपना अकाउंट लॉगिन करेगा जीएसटी पोर्टल पे जाके, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा, लिखा आ जाएगा कि 1000 रुपये जमा करा दिए हैं ए ने आपके बिहाफ पे, तो बी 1000 रुपये डिडक्ट करवा पाएगा। यानी अब बी को पता चल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला भाई ये तभी आप लोगे क्रेडिट जब आप पैसे जमा कराया होगा उस पर्सन ने जिससे आपने टैक्स लिया, तो क्रेडिट तभी मिलेगा जब टाइम पे जो सेलर है जो आपसे टैक्स ले रहा है गवर्नमेंट को जमा कराए। जैसे ही गवर्नमेंट को जमा कराएगा आपके अकाउंट में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, और आप जब गवर्नमेंट को खुद टैक्स जमा कराएंगे तो ये 1000 रुपीज़ डिडक्ट करके नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। यानी अगर ए जमा ही नहीं कराएगा तो वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा ही नहीं, आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं नोटिफिकेशन, पता ही नहीं चलेगा कि टैक्स जमा हुआ नहीं हुआ, तो एज्यूम किया जाएगा जमा नहीं हुआ। तो आप इसे इन्फॉर्म करेंगे, अगर ये नहीं देता है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और फिर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, जीएसटी वाले इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। यानी ट्रांसपेरेंसी हो गई ना। ट्रांसपेरेंसी मतलब एक गलती करेगा तो दूसरा अपने आप पकड़ा जाएगा, सी गलती कर रहा है और ये क्रेडिट ले रहा है, जबकि टैक्स तो जमा हुआ ही नहीं तो ऑटो पॉपुलेटेड होगा ही नहीं, तो पता चल जाएगा टैक्स वालों को कि ए बी क्रेडिट तो ले रहा है पर ये जमा ही नहीं करा रहा है टैक्स, क्योंकि एक ऑटो पॉपुलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है जमा कराएं जरा, ऑनलाइन है सब कुछ। तो ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी मतलब यहाँ पे कोई छुपाया नहीं जा सकता, एक इतनी कोशिश कर ले उसे डिटेल तो देनी पड़ेगी कितना टैक्स उसने पब्लिक से लिया, तो इससे टैक्स की अब चोरी नहीं हो सकती। पहले हो सकती थी क्योंकि पहले डिटेल नहीं देनी पड़ती थी, पर अब टैक्स की चोरी नहीं हो सकती क्योंकि ए को डिटेल देनी पड़ेगी कितना टैक्स उसने बी से लिया, कितना कलेक्ट किया। सेम बी को भी डिटेल देनी होगी कितना टैक्स वो दे के आया, कितना वो लोगों से कलेक्ट कर रहा है। ये क्रॉस वेरीफाई होनी चाहिए चीज़ें, इसलिए बिजनेसमैन नहीं चाहते थे जीएसटी आए क्योंकि चोरी रुक गई। और गवर्नमेंट को आप समझ में आ गया होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा इसलिए हुआ जीएसटी के आने से कि उसकी रेवेन्यू बढ़ी। इंडिविजुअली आप जो देख रहे हैं एग्जांपल में गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, पर टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ गया है। जो पहले जो चोरी होती थी वो रुक गई, तो जब चोरी रुक जाएगी तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली जीएसटी आने से गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और कस्टमर को फ़ायदा हुआ, कॉस्ट कम हुई है। बिजनेसमैन को ना फ़ायदा है ना नुकसान, क्योंकि जो पहले वो चार्ज कर रहा था वही वो यहाँ आज भी चार्ज कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे जीएसटी बहुत ज़्यादा सिंपल आपको लगेगा, टफ कुछ भी नहीं है, माइंड का गेम है। अगर आप माइंड में ठान लेते हैं कि वो चीज़ टफ है तो टफ ही लगेगी। तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे आप डे टू डे जब आपको पढ़ाया जा रहा है मॉड्यूल से आप रीड करते चलें। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।